देश में पिछले कुछ दिनों से नो कॉन्फिडेंस मोशन की बातों का जोर शोर से चलने का एक बड़ा कारण यह है कि इस बार नरेंद्र मोदी को घेरा जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है मणिपुर के मुद्दे पर बोलने के लिए। और इसी के साथ विपक्षी संगठन इंडिया कहीं ना कहीं अपनी ताकत भी दिखाना चाहता है कि देखो, हम नरेंद्र मोदी को बोलने के लिए मजबूर भी कर सकते हैं। सीधी सी बात यह है, विपक्ष का कहना है कि हमें पता है कि लोकसभा में हमारी कितनी संख्या है, लेकिन बात यहाँ पर सिर्फ इस संख्या की नहीं है, ये बात है एक अपनेपन की। ये अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर में इंसाफ की लड़ाई का भी। इस प्रकार इसके जरिए हमने ये संदेश भी दिया है कि भले ही पीएम मोदी मणिपुर को भूल गए हों, लेकिन इंडिया अलायंस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ा है। हम इस मामले में सदन के अंदर पीएम से उनका जवाब चाहते हैं। 26 जुलाई को ये बात लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने कही। लोकसभा में केंद्र सरकार के खिलाफ गौरव गोगोई के अविश्वास प्रस्ताव का 50 विपक्षी सांसदों ने समर्थन भी किया। इसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव आखिर क्या होता है, हारना तय है उसके बावजूद भी विपक्ष इसे क्यों पेश कर रहा है और इसकी अहमियत क्या है। देखिए, सबसे पहले अगर हम समझें तो लोकसभा देश के लोगों की नुमाइंदगी करता है। यहाँ जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि बैठते हैं, इसलिए सरकार के पास इस सदन का विश्वास होना जरूरी। इस सदन में बहुमत होने पर ही किसी सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार है। अविश्वास प्रस्ताव लाने की अगर वजह समझें तो सरकार के पास लोकसभा में बहुमत है या नहीं, ये जांच करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव का नियम बनाया गया है। किसी भी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसे पास कराने के लिए लोकसभा में मौजूद और वोट करने वाले कुल सांसदों में से 50% से ज़्यादा सांसदों के वोट की ज़रूरत होती है। संसदीय प्रणाली में इस नियम का कहाँ जिक्र है, तो देखिए, भारतीय लोकतंत्र में इसे ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मॉडल की संसदीय प्रणाली से लिया गया है। संसदीय प्रणाली के नियम 198 में इसका जिक्र भी किया गया है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले सांसद ने खुद भी माना है कि उनके पास बहुमत नहीं है, इसके बावजूद सदन में प्रस्ताव लाया जा रहा है। इसका कारण क्या है, तो देखिए, मॉनसून सत्र के पहले से ही विपक्षी दल मणिपुर हिंसा के मामले में पीएम नरेंद्र मोदी से संसद में बयान देने की मांग कर रहा है। वो सरकार के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री पर बयान देने के लिए दबाव बना रहे हैं और यही वजह है कि इस मुद्दे पर कई दिनों के विरोध और हंगामे के बाद आखिरकार बुधवार को सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 2 अलग अलग नोटिस दिए गए। विपक्षी दलों को भरोसा है कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के समय पीएम नरेंद्र मोदी को स्पीच देनी पड़ेगी। अविश्वास प्रस्ताव लाने के 10 दिनों के अंदर चर्चा करके वोटिंग कराना जरूरी है। मंत्रिपरिषद के प्रमुख होने के नाते प्रधानमंत्री को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान जवाब भी देना होता है। इस दौरान विपक्षी दलों के लगाए आरोपों पर पीएम नरेंद्र मोदी को अपनी बात रखनी होगी। संसद के रिकॉर्ड के मुताबिक 2019 के बाद पीएम मोदी ने लोकसभा के कार्यकाल के दौरान कुल 7 बार डिबेट में हिस्सा लिया है। इनमें से 5 मौक़ों पर उन्होंने राष्ट्रपति के भाषण के बाद जवाब दिया, जबकि एक बार उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाए जाने को लेकर व दूसरी बार लोकसभा स्पीकर के तौर पर ओम बिरला के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान उन्होंने अपनी बात रखी थी। लेकिन इस बार के अविश्वास प्रस्ताव का हश्र भी तय है। दरअसल किधर कितने वोट पड़ेंगे, कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की ओर से लाए जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव का हश्र लगभग तय है। इसकी वजह यह है कि लोकसभा में बीजेपी नेतृत्व करने वाले एनडीए के पास पूर्ण बहुमत है। अविश्वास प्रस्ताव सदन में ज़्यादातर बार फेल ही होता है, लेकिन फिर भी ये विपक्ष का हथियार क्यों है, ये एक बहुत बड़ा एक रणनीति। दरअसल 1963 में पहली बार प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता जेबी कृपलानी ने लोकसभा में पहला अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। हालांकि वोटिंग में पीएम जवाहरलाल नेहरू की सरकार बहुमत हासिल करने में कामयाब रही थी, लेकिन आचार्य कृपलानी ने इस अविश्वास प्रस्ताव को पेश करते हुए कहा था कि मेरे लिए बेहद दुख की बात है कि मुझे ऐसी सरकार के खिलाफ प्रस्ताव लाना पड़ रहा है जिस सरकार में मेरे 30 साल पुराने कई दोष शामिल हैं। इसके बावजूद अपने कर्तव्य और अंतरात्मा की आवाज़ पर सरकार की जवाबदेही के लिए मैं ये प्रस्ताव ला रहा हूँ। इसके जवाब में पीएम जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि इस तरह के प्रस्ताव के जरिए सरकारों का समय समय पर परीक्षण किया जाना अच्छा है, खासकर कि तब भी जब सरकार गिरने की कोई संभावना हो ही ना। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान सभी दलों के सांसद राज्य या देश से जुड़े सवाल पूछते हैं, सरकार को इनका जवाब देना पड़ता है। 2018 में टीडीपी के सांसदों ने आंध्र प्रदेश से जुड़ा एक मुद्दा ऐसे ही उठाया था। अब यहाँ पर भले ही विपक्षी दलों की ओर से केंद्र सरकार के खिलाफ सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा हो, लेकिन विपक्ष का ये दांव उल्टा भी पड़ सकता है और इसकी भी 3 वजह हैं। पहली है संख्या बल। दरअसल लोकसभा के 537 सदस्यों में से विपक्षी अलायंस इंडिया के पास 143 सांसद हैं। वहीं मोदी सरकार के समर्थन लोकसभा सांसदों की संख्या करीब 333 है। ऐसे में संख्या बल में सरकार विपक्षी दलों पर भारी पड़ेगी। दूसरा, अविश्वास प्रस्ताव गिरने से विपक्षी आलोचना होनी है, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि अविश्वास प्रस्ताव के गिरने के बाद मोदी सरकार
2024 लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे को विपक्षी दलों की आलोचना करने के लिए इस्तेमाल करेगी। लेकिन मणिपुर हिंसा का जो मसला है वो विपक्षी दल के लिए काफ़ी काम का है। और आखिरी वजह है लोकसभा में विपक्षी वक्ताओं की कमी। दरअसल विपक्षी दल की अगर हम बात करें तो वहाँ पर कई बोलने वाले फायरब्रांड नेता जैसे कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, भगवंत मान, आजम खान लोकसभा में इस प्रस्ताव पर होने वाली चर्चा में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। वहीं सरकार की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर समेत कई मंत्री विपक्षी दलों के आरोपों पर तैयारी के साथ कड़ा जवाब दे सकते हैं। 26 जुलाई को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने मणिपुर हिंसा मामले में रूल नंबर 176 के तहत चर्चा की अनुमति दी। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भड़क गए। गुस्से में तमतमाते हुए खड़गे ने सभापति के इस फैसले का विरोध करते हुए कहा कि सदन के सभी कामकाज को रोककर सिर्फ इसी मुद्दे पर बहस हो। हमने रूल नंबर 267 के तहत चर्चा के लिए नोटिस भेजा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि पक्ष और विपक्ष दोनों मणिपुर हिंसा पर चर्चा चाहते थे, तो फिर ये पेंच कहाँ फंसा? तो देखिए, पेंच फंसाने वाले उन दो नियमों के बारे में आप समझिए। दरअसल रूल नंबर 176 की पहले बात करते हैं तो मणिपुर हिंसा पर केंद्र सरकार राज्यसभा की नियम पुस्तिका के रूल नंबर 176 के तहत चर्चा के लिए तैयार हो गई। दरअसल इस नियम के जरिए सदन में किसी मुद्दे पर 2.5 घंटे तक चर्चा की अनुमति मिलती है। इससे ज़्यादा समय तक किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं हो सकती। कोई भी सदस्य किसी खास मुद्दे पर लिखित नोटिस देकर इसकी मांग कर सकता है। इस प्रस्ताव पर 2 अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर भी होना ज़रूरी है। इसके बाद सभापति उसी दिन या अगले दिन इस मुद्दे पर चर्चा करा सकते हैं। चर्चा के बाद किसी मुद्दे पर वोटिंग नहीं कराई जाती। इसके अलावा रूल नंबर 267, जिसमें कि राज्यसभा के रूल नंबर के पेज 92 में नियम 267 का जिक्र करते हुए कहा गया है कि दिन भर के लिए सदन में सूचीबद्ध बाकी विषयों को छोड़कर किसी ज़रूरी मुद्दे पर लंबे समय तक बहस हो सकती है। इस नियम के तहत किसी ज़रूरी विषय पर चर्चा के लिए कोई भी सदस्य प्रस्ताव पेश कर सकता है और चर्चा के बाद वोटिंग भी होती है। पूर्व लोकसभा सेक्रेटरी पीडीटी आचार्य का कहना है कि लोकसभा में किसी ज़रूरी मुद्दे पर चर्चा या सरकार की निंदा के लिए स्थगन प्रस्ताव का नियम होता है। लोकसभा के पास सरकार गिराने का पावर होता है, जबकि राज्यसभा सरकार नहीं गिरा सकती। राज्यसभा में लोकसभा की तरह कोई नियम नहीं होने की वजह से विपक्ष सरकार से जवाब मांगने या चर्चा करने के लिए रूल नंबर 267 का इस्तेमाल कर सकता है। जाहिर सी बात है, नरेंद्र मोदी जी को इस बार जवाब देने पड़ेंगे। मणिपुर में जो भी कुछ हो रहा है उसको लेकर यहाँ पर चर्चाओं का बाजार काफ़ी गर्म है। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।